हेलो एवरीवन, वेलकम टू एहतसाम लॉ। माय नेम इज़ अल्ताफ़ रज़ा और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एमयू बीएलबी के पीवाईक्यूज़ का एक सीरीज़, जो कि मैं जीएस का सीरीज़ करवाऊँगा। तो ये हमारा इस सीरीज़ का बेसिकली ये हमारा पहला सेशन होने वाला है। इस सीरीज़ का पहला लेक्चर होने वाला है और मैं डे बाय डे डेली बेसिस पे सेम टाइम पे आप देख रहे हो 2 PM पे सेम टाइम पे मैं आपके जीएस के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी टॉपिक्स है सेक्शंस वाइज जीएस के लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मिसलेनियस के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो उसी बेसिस पे मैं डेली बेसिस पे और आपके लिए एक सेक्शंस वाइज में मैं जीएस के पीवाईक्यूज का एनालिसिस करवाऊंगा अच्छे तरीके से, जिससे आपको पता चलेगा कि एमयू बीएलबी में किस टाइप के जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, आप सभी को ये पता होगा कि जीएस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एमयू बीएलबी के एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें एमयू बीएलबी में ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के सिर्फ जीएस ही पूछा जाता है। तो अब वहाँ पे अगर एमयू बीएलबी में अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो जीएस आपका अच्छा होना चाहिए, जीएस की पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप 40 मार्क्स के जीएस टोटल पूछे जाते हैं। और हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे हर एक क्वेश्चंस को, उसके ऑप्शंस को भी देखेंगे, अगर वहां से भी कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो उसको भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ वन बाय वन हर एक क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। तो आपके सामने ये चार्ट ओपन है, आप देख सकते हो किस ईयर में कितने क्वेश्चंस बने हैं। ओनली अगर मैं बात करूं सिर्फ हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग आप देख सकते हो हर ईयर में 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 2024 में टोटल 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख सकते हो 2024 में देयर आर टोटल 6 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द हिस्ट्री। अब हिस्ट्री से सिर्फ 6 क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, और आपका 2023 में 1 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 6 क्वेश्चन अगेन। सिमिलरली आप देख सकते हो कि 8 क्वेश्चन किसी ईयर 1 एंड किसी ईयर 3 एंड 2 एंड ऑल। तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि हिस्ट्री का एक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जामिनेशन में। तो इसी तरीके से हम देखने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन 2024 का एमयू बीएलबी का पहला क्वेश्चन ये है, कैबिनेट मिनिस्टर्स नेमली लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर वर द मेंबर्स ऑफ। मतलब ये पूछ रहा है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स है, एवी अलेक्जेंडर है और हमारा जो पैथिक लॉरेंस है वो कह सकते हैं कि किस मिशन का वो लोग मेंबर थे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान। तो अब मैं बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। तो हमें इसके बारे में और क्या जानना है, क्या चांसेस है कि एग्जामिनर और इससे बना के क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था वो 1946 ईयर में आया था। किसी में आया था? 1946 ईयर में आया था। अब आपको ये भी पता, आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जा सकता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, तो इसमें 3 मेंबर थे, आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन ये बताओ कैबिनेट मिशन प्लान को हेड किसने किया था, मेन कौन था? तो इसका जो मेन मेंबर था, यहां पे लिख देता हूं हेडेड बाय। तो हेडेड बाय आपका यहां पे लिखा हुआ है सर पैथिक लॉरेंस। देखो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो मैं सिर्फ पैथिक लॉरेंस लिख देता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पैथिक लॉरेंस। आप देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो यहां से देखिए सिर्फ इसके आंसर से 3 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। फर्स्ट वन इज कैबिनेट मिशन प्लान आंसर। नाउ इन विच ईयर? 1946 एंड हेडेड बाय पैथिक लॉरेंस। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन के, ऑप्शन नंबर ए। सर other option are important for us or not? Yeah, for the relevant to the examination. Yes, of course, all these options are relevant for our examination and we have to look one by one. ऑप्शन नंबर ए देख सकते हो आप, क्रिप्स मिशन। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन कम आ सकता है एग्जाम में कि बता क्रिप्स मिशन जो है किस ईयर में आया था, किस ईयर में क्रिप्स मिशन पूछा गया था। तो 1942 में पूछा गया था हमारा क्रिप्स मिशन। मतलब बेसिकली ये जो मिशन आया था, जो ब्रिटिशर्स है ये मिशन लेकर आए थे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स का नाम जो ये क्रिप्स मिशन बेसिकली किसके नाम पर पड़ा? तो स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम पर पड़ा, आप लोग देख रहे हो। तो ये जो बंदा था स्टैफर्ड क्रिप्स, इसी ने लेके आया था एक मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 में। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑगस्ट ऑफर।
अगस्त ऑफर। अब देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं, हाँ अब देख लो क्रिप्स मिशन से, अब देखो दो क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन कौन से ईयर में आया? 1942 में आया सर। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने कोर्सेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, द माउंटबेटन प्लान। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। माउंटबेटन प्लान कौन से ईयर में, इन विच ईयर? 1947। और माउंटबेटन प्लान में बता दूं कि इसी प्लान के तहत हमें बेसिकली ये जो माउंटबेटन था, ये कह सकते हो कि लास्ट गवर्नर जनरल था जो ब्रिटिशर्स था। ठीक है, लास्ट ब्रिटिशर जो है गवर्नर जनरल यही था, और इसी ने अनाउंस करा था कि हमें किस डेट में, किस ईयर में हमें आज़ादी मिल जाएगी, और हम अपना पावर को, जो ब्रिटिशर है अपने पावर को किस टाइम पे, किस डेट में विड्रॉ कर लेंगे, मतलब अपना पावर खत्म कर लेंगे, और फुल फ्लेज्ड आपको आज़ादी दे दी जाएगी। तो द माउंटबेटन प्लान कम इन द ईयर ऑफ 1947। एंड लास्ट ऑप्शन डी, साइमन कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रख लो साइमन कमीशन। देखो साइमन कमीशन, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन से ईयर में आया था, तो आपको याद रखना है डायरेक्टली 1928। अब देखो साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था कि आप कह सकते हो कि इसमें एक भी मतलब इंडियन मेंबर्स नहीं थे इसमें। ठीक है, इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। इसलिए लाला लाजपत राय ने इसको इसके मतलब इस मिशन के विरुद्ध में स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए लाहौर में गए थे। और लाहौर में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो वहां पे ब्रिटिशर ने इनको मतलब डंडे से, लाठी से मार के, इनका बेसिकली इतना बार माथे में लाठी मार दिया गया था, तो उनका वहां पे ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय का 1928 में। तो बस बेसिकली आपको इतना याद रखना है, साइमन कमीशन 1928 में आया था, और वहीं पे लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था। ठीक है, एक स्लोगन दिया था, गो बैक साइमन का, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ठीक है, गिवन बाय, यहां पे लिख दे रहा हूं, बाय लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलो वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, the national anthem was originally composed in, ऑलरेडी यू नो कि नेशनल एंथम हमारा क्या है, जन गण मन। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल ये आया है कि ओरिजिनली जो कंपोज बनाया गया था वो किस लैंग्वेज में था, हिंदी में था, बंगाली में, उर्दू में या उड़िया में? तो ओरिजिनली जो हमारा था, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बंगाली। एंड हु वाज गिवन, तो गिवन बाय नेशनल एंथम जो है, ये नेशनल एंथम जो है ये किसने दिया था? बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ना, याद रखोगे। ठीक है, बस इससे इतना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैटल ऑफ प्लासी। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितना भी कह दो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके जामिया पर्सपेक्टिव से, एमयू पर्सपेक्टिव से, और एनी अदर लॉ एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैटल ऑफ प्लासी। क्योंकि सबसे पहले हम अगर बात करें इसके, हम राइट आंसर देखेंगे, उसके बाद अदर जो भी रिलेवेंट होगा वो भी चीज हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2024 एमयू बीएलबी में। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन, किसके बीच में ये जो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, किसके बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड क्लीव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो कहां पर है देख लो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्लीव एंड सिराजुद्दौला। अब यहां से क्वेश्चन देखो आपको क्या क्या बनता है, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही बनेगा, अब जो ऑलरेडी बन चुका है, लॉर्ड क्लीव एंड सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सबसे पहले यहाँ एक चीज याद रखो कि जीता किसने था, किसने जीता था इसको? तो लॉर्ड क्लीव ने इसको जीता था। मैं यहाँ लिख देता हूं ऑन द फाइट। ठीक है, ऑन द फाइट लिख देता हूं। इस फाइट को, इस बैटल को किसने जीता था? लॉर्ड क्लीव ने। ठीक है, सिराजुद्दौला कौन था? तो नवाब ऑफ बंगाल। कौन था जी ये? नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं क्या सर अदर ऑप्शन जो है हमारे लिए रिलेवेंट है? तो मैं बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ हमारे लिए एक ऐसा ऑप्शन है जो यहां से रिलेवेंट बनता है। आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस नाम है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पे अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो यहां लिखा हुआ है मीर कासिम एंड मीर जफर। मीर कासिम
एंड मीर जफर तो कौन था? तो मैं बताना चाहता हूं कि जो मीर जफर था वो बेसिकली कमांडर था किसके अंडर? तो वो था सिराजुद्दौला के अंडर। और जब बैटल हो रही थी, जब बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी लॉर्ड क्लिप के साथ, तो वहां पे जो हमारा ये मीर जफर है उसने बेसिकली धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को, और जिसके कारण ये बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला को हारना पड़ा था लॉर्ड क्लिप से। ठीक है, और उसके बाद ही इसके जगह पे नवाब बन गया था मीर जफर। और मीर कासिम कोई और नहीं, बेसिकली इसका सन इन लॉ था मीर जफर का। तो या बस ऐसे याद रख लेना कि मीर कासिम जो सन इन लॉ था मीर जफर का, और मीर जफर जो है वो कमांडर था किसके अंडर उस समय? सिराजुद्दौला के अंदर। और सिराजुद्दौला जब लड़ रहा था बैटल ऑफ प्लासी में, तो वहां पर मीर जफर ने उसे धोखा दे दिया था, किसको? मीर जफर ने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को। ठीक है, जिसके कारण वो बेचारा लड़ाई हार गया था। और अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैटल ऑफ प्लासी जो है किस ईयर में हुआ था? तो आपको ईयर याद रखना है 1757 में। ठीक है, 1757 में ये बैटल हुआ था, 1757 में ये बैटल हुआ था। बस इतना याद रख लो, काफी है। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खान, इसके बारे में क्या पूछा है? सिंपल कि इसका ब्यूट कहाँ है, इसका टॉम कहाँ है? तो अगेन आप जान सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अलीगढ़ में है। और इसने फाउंड किया था क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका मैं पीवाईक्यूज का सीरीज लेकर आया हूं आपके सामने। और ये हमारा इस सीरीज का पहला लेक्चर हो रहा है, और डेली बेसिस पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, तो एमयू का फाउंडर, ठीक है, एमयू फाउंडर कह सकते हैं। तो एमयू का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। और कौन से ईयर में किया था? ठीक है, ये भी लिख लो, इन 1875 में। ठीक है, तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, विच कम इन योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर तीन चीजें, पीरियड कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ में ही है। तो सर सैयद अहमद खान का जो है क्या चीज़ फाउंड इस्टेब्लिश किया था? तो इस्टेब्लिश किया था एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और कौन से ईयर में? 1875 में, 1875 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, बट डरने की जरूरत नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन के कारण आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेप्शन के पीछे हमें नहीं भागना है, सबसे पहली चीज। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसके कारण हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ में या यूपीएससी के नोट्स उठा के बैठना नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं अच्छे से। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। यहां पर बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। तो क्या था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी? तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर देयर आर 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द जमींदार्स। क्या सही है? बिल्कुल सही है। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? तो बेसिकली वो लैंड रेवेन्यू के ऊपर लाया था। तो किसने लाया था वो भी मैं बताता हूं। और परमानेंट सेटलमेंट किस ईयर में आया था? तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, लिखता हूँ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट, पीएस लिख देता हूँ, पीएस फॉर समझ जाना आप लोग, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट आप लोग बिल्कुल समझ जाना अच्छे से। मैं लिख देता हूँ परमानेंट सेटलमेंट 1793। आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है। परमानेंट सेटलमेंट किस ईयर में आया था? तो 1793 में आया था। ठीक है, ये सही है। और इसमें हाँ, किसने लाया था परमानेंट सेटलमेंट, किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इस ईयर में किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय हुम। तो यहां पर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाता है, लॉर्ड। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखेंगे परमानेंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग, इन द ईयर ऑफ 1793 एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बिल्कुल एग्रीकल्चर के ही ऊपर काम हो रहा था, इनकरेज किया जा रहा था, क्योंकि लैंड रेवेन्यू की जब बात हो रही है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर होगी, तभी तो लैंड से रेवेन्यू जनरेट होगी। नाउ तीसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्टेड। बिल्कुल, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट भी किया गया था, क्योंकि वहां से वेल्थ बनाना था, पैसा बनाना था उनसे। तो हमारा 1 2 3 सही है। हैंडीक्राफ्ट, तो ये गलत है, इसके जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज में हैंडीक्राफ्ट हमारा नहीं है। तो अब देख लो 1 2 3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलो मूव टू दी
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सो अगेन मैं एक इन्फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, ये हमारा बैच है सफल बैच 1.0। वेरी वेरी कह सकते हैं कंसर्न बैच है ये हमारा स्टूडेंट के लिए। और ये बैच ये बैच जो है क्यों खासियत है, ठीक है, क्या खासियत है ये जो इस बैच में आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो इस बैच में सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें डेली लाइव और इंटरएक्टिव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड भी प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको 40 प्लस मॉक फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट वाइज जो मॉड्यूल प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा और क्विजेस भी होगा, ठीक है। क्विजेस क्यों सर? तो क्विजेस इसलिए क्योंकि आप उसमें डेली अपना परफॉर्मेंस प्लस प्रैक्टिस कर पाएंगे, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे, वहाँ देख भी पाएंगे कि क्या आपके जो प्रिपरेशन है उस लेवल का किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस हो रहा है और उसको और आप इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो सर आप बताइए कि इस बैच को किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे हो आपके सामने बड़े में आपका स्कैनर यहाँ पर है। आप डायरेक्टली इस स्कैनर को आप स्कैन करके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक बता दूं, ये जो हमारा बैच का ओरिजिनल प्राइस है 11,999 था, बट यहाँ पर आपको ऑफर इस रमजान अल मुबारक के स्पेशल पर आपको एक हमारे एहतसाम लॉ ने आपके लिए एक ऑफर लाया है जो सिर्फ 11,999 से रिड्यूस करके आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 4,999 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 4,999 ओनली आप इतना में आप इसको बैच को अवेल कर सकते हो, ठीक है। और फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन या फॉर एनी क्वेरीज यू कैन विजिट आवर साइट www.ehtasamlaw.com एंड फॉर डायरेक्ट क्वेरीज आप यहाँ पर हमारा जो नंबर दिया हुआ है आप इस नंबर पे भी डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके आप अपने क्वेरीज को मतलब कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं कोई भी अगर डाउट वगैरह है। 8881087182, ठीक है। चलो अब देखो योर गेटवे टू जामिया एंड एमयू बीएलबी, तो आप समझ सकते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे बैच है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है। आप नेक्स्ट आ जाओ। तो अब आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने कहा ओरिजिनल प्राइस ऑफ आवर बैच सफल 1.0 11,999, फिर आपके रमजान स्पेशल पर उसको डिस्काउंट करके 4,999 कर दिया गया। बट एक और आपके लिए खुशखबरी मैं लाया हूं, अगर आप मेरा कूपन कोड अगर यूज करते हो अल्ताफ500 अल्ताफ500, ठीक है, तो उस पर क्या होगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट, आपको एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट और दिया जाएगा, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस बैच के लिए आपको ओनली 4,499 पे करना पड़ेगा, 4,499 पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी हो सकते हैं प्रिपेयर होंगे या फिर कहीं और से तैयारी कर रहे होंगे, या फिर वो चाह रहे होंगे सिर्फ और मुझे टेस्ट सीरीज मिल जाए, सर आप मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज दे दो। तो उसके लिए भी हम लोग लेके आए हैं टेस्ट सीरीज जो कि जामिया का अलग है, एमयू के लिए भी हमने सेपरेट टेस्ट सीरीज लाया है। और जो बच्चे दोनों एक साथ लेना चाहते हैं, कोई बोलेंगे सर हमको दोनों चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छा ऑफर है, कॉम्बो ऑफर, जामिया एंड एमयू बीएलबी मॉक टेस्ट सीरीज। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इस टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हो, परचेस करते हो, अवेल करते हो, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले जामिया के बारे में बात करते हैं। जामिया बीएलबी मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। सबसे पहले 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और इतना ही नहीं उसका एनालिसिस भी मिलेगा। तो एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपने आप जहां वीक पॉइंट है आप देख सकते हो, कहां पर गलतियां कर रहे हो, तो ये सारी चीजें वहां पर कराया जाएगा। और इसके बाद प्लस पॉइंट में आपको देख लो 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट भी है। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा हमने अपने तरफ से एफर्ट्स लगाया है कि आपको आपके लिए मॉक के साथ हमने सेक्शनल टेस्ट भी दिया है। मतलब सेक्शनल मीन्स क्या है सर, तो जो भी सेक्शनल वाइज है, लाइक आपका साइंस हो गया, पॉलिटी हो गई, जीएस हो गई, ठीक है, और भी रेस्ट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड हो गई, तो जितने भी सेक्शनल सेक्शंस है हर एक का सेक्शनल वाइज आपके 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे इस तरीके से। और क्विजेस भी दिया जाएगा, ठीक है, आपको क्विजेस करो, आपको मतलब देने का आपको मौका मिलेगा इसमें भी, ठीक है, जिसमें आप डेली बेसिस पे आप परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं और एक कॉम्पिटिटिव माहौल होता है डेली क्विजेस में। सिमिलरली एमयू बीएलबी मॉक टेस्ट सीरीज आप सिर्फ और सिर्फ 1999 में आप परचेज कर सकते हैं,
ठीक है, और जामिया का प्राइस आप देख सकते हो 2499 था। ठीक है, सिमिलरली 1999, और इसमें आपको हर कुछ सेम मिलेगा, सिर्फ मॉक जो है फुल लेंथ 20 प्लस फुल लेंथ मॉक दिया जाएगा, बाकी हर कुछ सेम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट कॉम्बो। अगर मैं बात करूं कॉम्बो की, तो कॉम्बो में देख सकते हो टोटल 45 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, और हर कुछ वो मिलेगा जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और जिसका प्राइस है 3499 ओनली, 3499 ओनली। ठीक है, अब आगे मैं बताना चाहता हूं एक और आपके लिए खुशखबरी। जिस तरीके से अपने बैच के लिए मैंने बताया कि अगर मेरा कोड इस्तेमाल करोगे अल्ताफ 500 500 एक्स्ट्रा कूपन आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप टेस्ट सीरीज में भी मेरा कोड डालकर अल्ताफ 500 आप एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट और अवेल कर सकते हो। इस तरीके से फाइनल प्राइस जो जामिया का हुआ 1999, सिर्फ और सिर्फ 1999 में आप परचेस कर सकते हो, और एमयू का आफ्टर डिस्काउंटेड आफ्टर यूजिंग माय कोड 1499, एंड फॉर कॉम्बो आफ्टर यूजिंग माय कोड 2999 ओनली। अब सर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है, तो आपके सामने ये स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। सबके लिए सेपरेट आपका दिया हुआ है, सबके लिए सेपरेट आपका दिया हुआ है स्कैनर। ठीक है, अब बोलोगे अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज हो रही है इसमें, या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 8881087182। ठीक है, आप इस नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.ehtasamlaw.com। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, द नेशनल सॉन्ग। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान दोगे 2024 में एमयू बीएलबी में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, रीड करता हूं। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नॉवेल। सवाल ये है कि किस नॉवेल से बेसिकली जो हमारा वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो किस नॉवेल से लिया गया है। ठीक है, तो आंसर राइट आंसर है आनंद मठ। और आनंद मठ किसने लिखा है, वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र। देखो, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर कोई हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। चलो, जिसमें बनेगा मैं बता दूंगा खुद। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री से है, और ये हमारा बेसिकली मुगल एम्परर से है। ठीक है, ये हमारा मुगल सल्तनत से है, 2023 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, मनसब इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ मनसब। तो ये पूछ रहा है कि मनसब जो है था क्या, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक मनसब नाम का चीज क्या था। तो मैं बताना चाहता हूं, बेसिकली मनसब वाज, कह सकते हो कि ये एक रैंकिंग प्रोवाइड करता था, एक ग्रेड प्रोवाइड करता था, जिससे हर एक इंडिविजुअल का रैंक पता चलता था। लाइक जो कि सपोज कि एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर जो जुडिशरी में उस समय जो भी चीज़ें थी, तो वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल का रैंक पता चलता था। तो उस रैंक देने का जो एक सिस्टम था, उस सिस्टम का नाम था मनसब। तो यहाँ पर देखो रैंक और ग्रेड कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रैंक और ग्रेड। चलो यहाँ से अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which later came to known as the Indian Civil Service. This is very very important question. कैसे? अब देखो ये बात कर रहा है कि बताओ, सबसे पहले तो नाम पूछा कि किसके टेन्योर पे, किस गवर्नर जनरल के टेन्योर पे जो ये सिविल सर्विस नाम का था इंडिया का, और वो भी कैसा, देखो कितना स्पेसिफिक पूछा है, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, जो कि बाद में इंडियन सिविल सर्विस नाम से जानते हैं हम लोग। तो किसके टेन्योर पे, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन बताना चाहता हूँ, राइट आंसर जो हमारा है कॉर्नविल्स, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नविल्स। अब इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, तो अब इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, अगर एग्जाम में, अब मैं थोड़ा बताना चाहता हूं इसमें डिटेल कि कोवेनेंटेड क्या मतलब है। तो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में ये मतलब है, आप बेटर जानते हो कि सिविल सर्विसेज में देयर आर लॉट्स ऑफ पोस्ट। ठीक है, सम पोस्ट आर हायर एंड सम पोस्ट आर लोअर। तो जो हायर टाइप के जो पोस्ट होते थे उन्हें कहते हैं हम कोवेनेंटेड, और जो लोअर टाइप के जो पोस्ट होते थे, ठीक है, जो लोअर टाइप के जो पोस्ट होते थे, जो डेजिग्नेशन होते थे, जो लोअर वाले, उसे कहते हैं अनकोवेनेंटेड। अनकोवेनेंटेड मैं लिख देता हूं,
ठीक है, कोविनेंटेड मतलब होता है हाईएस्ट या फिर हायर, ठीक है, हायर टाइप, एंड अनकोविनेंटेड, अनकोविनेंटेड मतलब लोअर टाइप, ठीक है। तो जो लोअर टाइप और हायर टाइप के जो होते थे पोस्ट, ठीक है, तो उनको जो जो देखो एग्जाम में कोविनेंटेड पूछा जाए या अनकोविनेंटेड पूछा जाए, दोनों किसके टेन्योर पे हुआ था? तो दोनों लॉर्ड कॉर्नवालिस के टेन्योर पे हुआ था, दोनों लॉर्ड कॉर्नवालिस के टेन्योर पे हुआ था, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जैसे वारेन हास्टिंग, सवाल अगर ये आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी टाइप ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एनी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे जामिया एमयू कोई भी एग्जाम हो। जामिया में क्वेश्चन आया हुआ है, उठा के देख लीजिए आप, एमयू में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप जाके पीवाईक्यू चेक कर लीजिए, जैसे मैं अब यहाँ करवा ही रहा हूँ, आप आगे देखोगे तो आंसर क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल, यहीं पर मैं अंडरलाइन करके लिख देता हूं, ये है हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ऑफ बंगाल, ठीक है, याद रखेगा एकदम बिल्कुल याद रखोगे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हास्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देख रहे हो ऑप्शन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये याद रखोगे। उसके बाद एक ये याद रखना है, विलियम बेंटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम बेंटिक। तो देखो अब आपका सवाल विलियम बेंटिक से ये है, अगर ये सवाल आ जाए आपका, बताओ हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, बताओ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, क्या बताओगे? अब मैं बात कर रहा हूं इंडिया का, इंडिया टर्म ध्यान देना, अभी मैंने बताया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वारेन हास्टिंग, अब मैं कह रहा हूं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर ये आ गया तो आप बोलोगे विलियम बेंटिक, तो मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट गवर्नर, जी फॉर गवर्नर, जी फॉर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इससे एक ये याद रखोगे। और एक चीज याद रखना है आपको, क्या सर, जो सती सिस्टम खत्म किया गया था, जो सती सिस्टम मतलब चलता था, जो मतलब जिसके हस्बैंड वगैरह बेसिकली नहीं होते थे उसको बर्न कर दिया जाता था, जो सती सिस्टम चल रहा था, तो सवाल ये भी आ जाता है कि बताओ सती सिस्टम जो एबॉलिश किया गया वो किसके टेन्योर पे ये किया गया था, तो वो याद रखोगे टेन्योर था हमारा विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट नोट डाउन करूंगा, सती सिस्टम एबॉलिश्ड, सती सिस्टम एबॉलिश्ड, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है एक क्वेश्चन से, ठीक है। आप देख रहे हो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला, सबसे पहला वारेन हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। अब बाकी दूसरा तो आप देख रहे हो कॉर्नवालिस जो राइट आंसर था, और इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और ऑप्शन डी जो है विलियम बेंटिक के ऊपर 2 सवाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो एबॉलिश द सती सिस्टम ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड और टेन्योर, ठीक है। चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2022 एमयू बीएलबी। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। द फर्स्ट यूज ऑफ पेपर करेंसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ईयर 806 AD। अब यहां पर सर क्या याद रखना है, सबसे पहले आंसर जानो। 806 AD में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था जो पेपर करेंसी, जो पेपर के जो करेंसी नोट जो होते हैं नोट, वो किसके मतलब कौन से कह सकते हैं कि कौन से मतलब कहां पर हुआ था, ठीक है, किस देश में हुआ था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर बी चाइना में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है चाइना मतलब कौन सा देश था, चाइना, और ये ईयर दोनों याद रखना है, ठीक है। चलो इससे ज्यादा यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब आप बोलोगे सर भगत सिंह, मतलब इनकलाब जिंदाबाद देख के ही आप बोल दोगे सर भगत सिंह, और अगर ऑप्शन में ये हुआ आप तुरंत गलत कर दोगे। अब देखना एग्जामिनर कैसे आपको परेशान करता है, ऑप्शन के साथ कैसे खेलता है आपके साथ, ठीक है। अब मैं बताता हूं, तो पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, बेसिकली ये स्लोगन। अब यहां पर देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन मौलाना हसरत मोहनी, सेकेंड ऑप्शन सर सैयद अहमद खान, थर्ड ऑप्शन मिर्जा गालिब, फोर्थ ऑप्शन मिर्जा गालिब। आई थिंक देयर आर 2 ऑप्शंस आर सेम, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इस ऑप्शन के जगह में एक लेट से अब मैं इस ऑप्शन के जगह पे अगर मैं यहां पर लिख दूं भगत सिंह, ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन के जगह पे
मैं लिख दूं भगत सिंह, तो मोर देन 80% स्टूडेंट गलत करके आएंगे। भगत सिंह टिक करके आ जाएंगे, वो बाकी सारे ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं जाएगा, तुरंत भगत सिंह देखेंगे वो टिक कर देंगे, लेकिन नहीं। अब देखो मैं बताता हूं इसमें खेला क्या हुआ है, ठीक है। जो इनकलाब जिंदाबाद का जो ये स्लोगन है, बेसिकली जो इसमें ओरिजिनली जो दिया था, जो लिखा था, वो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट है, मौलाना हसरत मोहिनी। लेकिन इस नारे को भगत सिंह ने, ठीक है, फ्रीडम के दौरान, आजादी के समय में जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे भगत सिंह, उस समय इस नारे को फेमस किसने किया था? तो भगत सिंह ने फेमस किया था, इसीलिए लोग भगत सिंह को ज्यादा जानते हैं इस नारे के थ्रू, ठीक है। तो हमें गलती नहीं करना है। अगर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है किसने दिया था, और ऑप्शन में अगर हसरत मोहिनी है, तो आपको हसरत मोहिनी ही टिक करना है, ना कि भगत सिंह। अगर हसरत मोहिनी ऑप्शन में है ही नहीं और इंस्टेड की अब भगत सिंह ऑप्शन में, देन यू कैन मार्क भगत सिंह, ठीक है। चलो, और मैंने सर सैयद अहमद खान के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 1875 में एस्टैब्लिश्ड एमयू, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जाओ, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, शेख निजामुद्दीन औलिया बिलोंग टू द सूफी ऑर्डर। देखो एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं पढ़ना है, ठीक है, और बहुत डेप्थ जानना नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसी को आप ये बेसिकली रिपीट हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है। सिंपल इसका आंसर जानो कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया कहाँ पर है? तो दिल्ली में, आप लोग जान रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस सूफी ऑर्डर में था। एक ऑर्डर होता है सूफी का, ठीक है, और चिश्ती हो गया, औलिया हो गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है चिश्ती, ठीक है, चिश्ती। आपको बस इतना याद रखना है। नाउ नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखो मैं वेरी वेरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्या क्वेश्चन है और किस ईयर पूछा गया था? 2021 में, एमयू बेलबी में 2021 में पूछा गया है। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड। अब यहां से देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सबसे पहला आंसर मैं बता देता हूं, राजा राम मोहन रॉय क्या फाउंड किया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज। अब यहां से देखो सिर्फ एक क्वेश्चन देखना कितना क्वेश्चन निकलता है। ब्राह्मो समाज फाउंडेड बाय, ब्राह्मो समाज फाउंडेड बाय, तो राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। अब इन विच ईयर? 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने एक समाज ढूंढा था, एस्टेब्लिश किया था ब्राह्मो समाज का। तो ब्राह्मो समाज किस ईयर में? 1828 में। कहां पे, किस प्लेस पे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो उस समय कोलकाता था, कैलकाटा था, अभी कोलकाता, तो मैं डायरेक्ट कोलकाता लिखता हूं, ठीक है, कोलकाता में। अभी देख रहे हो 3 क्वेश्चन हो गए। राजा राम फाउंड, किसने क्या फाउंड किया था? ब्राह्मो समाज। किस ईयर में? 1828 में। तो कहां पे? कोलकाता में। अब देखो, अब सपोज थोड़ा सा 1-2 मिनट और, इस क्वेश्चन में 2 मिनट और टाइम दो, जल्दी देखो, बहुत ही रिलेवेंट आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? आर्य समाज। यहां से पूछा जा सकता है कि बताओ आर्य समाज किसने फाउंड किया था? तो आप लोग बोलोगे दयानंद, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का फाउंड किया था, आर्य समाज का एस्टेब्लिश किया था दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है कि बताओ किस ईयर में, किस ईयर में आर्य समाज का फाउंड हुआ था? तो आप बोलोगे 1875 में। कहां पे? आप बोलोगे बॉम्बे में। तो ये सब हर कुछ आपका इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। देख रहे हो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चल रहा हूं। अब एक और देख लो, धर्मा समाज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राधाकांत, राधाकांत देव, राधाकांत देव, तो इसने एस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था धर्मा समाज का। ये भी क्या हुआ था? कोलकाता में, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोलकाता, इस तरह बस फाउंडेड याद रखो, ठीक है। धर्मा समाज किसने फाउंड किया था? धर्मा राधाकांत देव ने फाउंड किया था। तो ऑल दीज पॉइंट यू शुड रिमेंबर एंड मेमोराइज, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूं अपने बैचेस में। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड, देखो क्या बोला गया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां से काफी सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी गलत करके आए थे। क्यों? ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर एक्साइटमेंट में। अब वो ओवर एक्साइटमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं बताता हूं। अब इस क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करते हैं, हर एक ऑप्शन में
क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से अगर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से, और मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, देखो सबसे पहले समझो पार्टीशन ऑफ बंगाल किस ईयर में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल किस ईयर में हुआ था? तो हुआ था ये हमारा 1905 में, ठीक है। बंगाल डिवीजन के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं जी, बंगाल डिवीजन, बंगाल डिवीजन। अब इसको थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं, जल्दी से आ जाओ, पूरा ऑपरेशन कर डालते हैं। 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ था। इस समय वाइसराय कौन था? तो हमारा वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन हमारा वाइसराय था, ठीक है। वाइस, गलती लिख दिया, ROY होगा, वाइसराय था, ठीक है। वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन इस समय, ठीक है। अब देखना, अब ये बच्चे पढ़ें और यहां जैसे देखें पार्टीशन ऑफ बंगाल मारो 1905, लेकिन आंसर गलत हो गया। क्यों? अब बात समझो, क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड, रिवॉक कर लिया गया था, कैंसिल कर लिया, खत्म कर लिया गया था। किस ईयर में? तो वो हुआ था हमारा 1911। ये हमारा राइट ऑप्शन है, ये हमारा राइट ऑप्शन है 1911। और क्या क्या हुआ था सर 1911 में? आ जाओ जल्दी से बताता हूं। 1911 में और क्या क्या हुआ था, जल्दी से आ जाओ। सबसे पहला 1911 में हम देखेंगे दिल्ली दरबार हुआ था। क्या हुआ था जी? दिल्ली दरबार हुआ था। सर दिल्ली दरबार क्या है? नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। सर दिल्ली दरबार में क्या हुआ था? तो दिल्ली दरबार में क्या हुआ था मैं बताता हूं। दिल्ली दरबार में सबसे पहला, दिल्ली दरबार में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। तो पहले कैपिटल क्या था इससे पहले? कोलकाता। तो यहां पे लिखेंगे दिल्ली इज कैपिटल, ठीक है, फ्रॉम कोलकाता, मतलब कोलकाता से, ठीक है, शिफ्ट कराया गया था कैपिटल दिल्ली में, ठीक है। सबसे पहला कैपिटल जो हमारा कैपिटल है वो चेंज कराया गया था दिल्ली दरबार में ही, और वो किस ईयर में था? 1911 में हुआ था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये सवाल आ गया कि बताओ किस ईयर में कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था कैपिटल, तो आप बोलोगे 1911। अगर सवाल ये आ जाए कि बताओ दिल्ली दरबार किस ईयर में हुआ था, फिर भी बोलोगे 1911। और यही नहीं, आप ये भी पूछ लिया जाएगा बताओ 1911 में दिल्ली दरबार के समय बोले या 1911 बोले, तो बताओ वाइसराय कौन था? तो हमारा वाइसराय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं अपने बच्चे से पढ़ाता हूं, ठीक है। बट आप देखो समझो, है ना, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं तो इतने सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं। अब और आ जाओ 1906 में जी क्या हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था। सब कम शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अब ये भी सवाल ये भी आ सकता है कि बताओ मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? हु वाज द कह सकते फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन में रहेगा रियल फाउंडर कौन था? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मैं सिर्फ जिन्ना लिख रहा हूं, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये रियल फाउंडर था, ठीक है। चलो अब हाँ, ये डेट हमारा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1916 में आप सबसे पहले देखोगे कि हमारा लखनऊ पैक्ट कहां हुआ था जी? तो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। सर लखनऊ पैक्ट था क्या सर? नहीं समझ में आ रहा है। तो बेसिकली लखनऊ पैक्ट था कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाने का एक पैक्ट था, ठीक है। मुस्लिम लीग मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ इकट्ठा होने चाह रहे थे, मतलब दोनों पार्टी एक हो रहे थे, तो उसी का नाम है लखनऊ पैक्ट, उसी का नाम है लखनऊ पैक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीजें हैं यहाँ पर, और क्या हुआ था जी? होम रूल मूवमेंट हुआ था इसी ईयर में 1960 में। होम रूल मूवमेंट तो किसके द्वारा हुआ था? तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों अलग अलग जगह से, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। अब देखो बाल गंगाधर तिलक जो है दो मैगजीन भी लिखता है जिसका नाम है मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक क्या लिखता है? यहाँ पर मैगजीन भी लिखता है और केसरी भी लिखता है, ठीक है। क्या नाम है उस मैगजीन का? पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मराठा और केसरी। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक।
और एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये मैं लिख नहीं रहा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। एनी बेसेंट 2 मैगजीन लिखी थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। देखो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिए, ठीक है, पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिए हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट बिलीव मी इतना सारा इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवा रहा हूं कि आपको खुद पढ़ोगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन से, एक एक ऑप्शन से मैं कितने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोग बस देखते रहो, ठीक है। और ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, इस सीरीज को मैं खत्म कर रहा हूं जल्द से जल्द, ठीक है। इस सीरीज को नहीं, ये सीरीज तो चलता रहेगा अभी, ठीक है, बस इस लेक्चर को। इन मार्च 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट अ मिशन टू द इंडिया नॉन एज। अब देखो 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन भेजा था इंडिया को, क्या नाम था ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन बता चुका हूं जी, कैबिनेट मिशन क्या हो गया जी, हाँ कैबिनेट मिशन 1946 में, साइमन 1928 में, ठीक है। पार्लियामेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सर थॉमस रॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जब जहांगीर में पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ाता हूं तो जहांगीर के टेन्योर में मैं ये जरूर बताता हूं, ठीक है। क्या बताते हैं सर, मैं ये जरूर बताता हूं कि उसके टेन्योर में 2 ब्रिटिशर्स आए थे। जो पहला था वो था हमारा कैप्टन हॉकिंस, 1608 में आया था। किसके टाइम पीरियड पे, जहांगीर के टाइम पीरियड पे 2 लोग आए थे, 2 ब्रिटिशर्स, 1608 में कैप्टन हॉकिंस, 1615 में सर थॉमस रॉ। तो मैंने बातों बातों में इसका आंसर बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ठीक है। अब जहांगीर के पीरियड पे 2 लोग, मैं लिख देता हूं कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस कब जी, 1608 में, ठीक है। यहां पर सर थॉमस रॉ, सर थॉमस रॉ ये कब आया था, तो ये आया था 1615 में, यू शुड रिमेंबर, ठीक है। चलो बाकी देखते हैं। देखो अकबर के बारे में पढ़ना है, बट इसके बाद बहुत डिटेल है, मैं पढ़ाता हूँ बैचेस में। अब आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा एक रिलेट कर देता हूँ, बहादुर शाह है ना, अगर पूछ लिया जाएगा बताओ हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल सल्तनत, तो याद रखना बहादुर शाह जफर सेकंड, यहाँ पर सेकंड लगा लेना, वो हो जाएगा लास्ट रूलर ऑफ मुगल सल्तनत। चलो आगे आ जाओ। द टॉम्ब ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टॉम्ब ऑफ क्या पढ़ेंगे इसको, एतमादुल्ला एट आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि किसके टेन्योर में जो टॉम्ब था एतमादुल्ला का आगरा में, कहां पर टॉम्ब था जी, तो एतमादुल्ला का जो टॉम्ब था सबसे पहले याद रखो कि आगरा में था। किसके टेन्योर में, तो जहांगीर। अब कैसे इसको याद रखेंगे बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जहांगीर करेक्ट है, ठीक है। अब बात बताता हूं, जहांगीर की वाइफ कौन है, पहले याद रखो, वाइफ कौन है, नूरजहां, नूरजहां। तो नूरजहां के जो फादर थे, नूरजहां के जो फादर थे, ठीक है, उसी का नाम था मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग, ठीक है, या मिर्जा बेग भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को टाइटल मिला था एतमाद का, और उसी से नाम पड़ा एतमादुल्ला, समझ गए। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो यहां से टाइटल मिला, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जहांगीर की वाइफ नूरजहां का फादर मिर्जा गयास बेग, और इसका टाइटल मिला था एतमाद का, और उसी से पड़ा एतमादुल्ला नाम, ठीक है। इसका टॉम का है, आगरा में है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, द फर्स्ट अमॉन्ग द इंडियन प्रिंसेस टू बैन अनटचेबिलिटी। अब बात समझो, सिंपल कह रहा है कि वो पहला बताओ इंडियन प्रिंसेस कौन था जो बैन कर दिया था अनटचेबिलिटी अपने स्टेट में, और लीड कर रहा था एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। तो बस इसका आंसर याद रख लो, यहाँ पर छत्रपति शाहू, ऑप्शन राइट आंसर छत्रपति शाहू। बाकी ये सब थोड़ा एक्सेप्शन क्वेश्चन है, इसके बारे में छत्रपति है तो मराठा किंगडम पढ़ने नहीं जाएंगे पूरा, बस इतना याद रख लेंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 was popularly known as, again this question is from Indian history, ठीक है। अब यहां से हमें क्या क्या जानकारी हासिल करना है, क्या याद रखना है, हम देखते हैं। क्या पूछा है, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो हुआ था, या फिर वो जो क्राइम एक्ट भी जिसे कह सकते हैं, तो वो किस ईयर में आया था, तो 1919, लेकिन उसका नाम किस नाम से वो फेमस है ये पूछा है, तो ये रॉलेट एक्ट। अब मैं बताता हूँ, रॉलेट एक्ट 1999 में आया था,
ये लिखा हुआ है, इसी को हम लोग जानते हैं अनर्कियल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट से, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज ब्लैक एक्ट, ठीक है, ब्लैक एक्ट या ब्लैक लॉ, ठीक है, काला कानून के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि काला कानून के नाम से इसलिए जानते हैं, बात समझो, क्योंकि इसमें ऐसा रूल था कि किसी को भी सिर्फ शक के बुनियाद पे किसी को भी डिटेन कर लिया जाता था, और जो चाहे जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट चाहे वो दे सकता था, ए बी डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, सब। तो समझ सकते हो कितना एक खराब कानून था। अब मैं यहां पर बात करूंगा आपका इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल वेरी इंपॉर्टेंट, आया था 1833 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वाइसराय कौन था? वाइसराय लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि बताओ इल्बर्ट बिल किसने इंट्रोड्यूस किया था, आपको बताना है। सर ने बताया है क्या? लॉर्ड रिपन। किस ईयर में? 1833 में, खत्म, ठीक है। बाकी ये पिट्स इंडियन एक्ट पॉलिटी में सर शायद को करवाएंगे, अब आगे देखते हैं। अब आ जाओ दांडी मार्च, सबको पता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। दांडी मार्च तो महात्मा गांधी ने लीड किया था 1930 में। दांडी मार्च इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट सत्याग्रह, इज ऑल्सो कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो किसी भी नाम से आए, दांडी मार्च के नाम से आए, सिविल डिसओबीडियंस नाम से आए, या फिर सॉल्ट मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से आए, ये सारा नाम एक का नाम है, और ये हुआ था 1930 में, ठीक है, 1930 में। अब यहां देखते हैं 1942 में, जल्दी से आ जाओ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कहां से? मुंबई से, बाय गांधी जी, बाय गांधी जी, ठीक है। और इसी में गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का, डू और डाई का, डू और डाई का, इसी में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, और स्लोगन डू और डाई। और क्या हुआ था जी? मैंने ऑलरेडी बताया, क्रिप्स मूवमेंट, ठीक है, क्रिप्स मिशन, सॉरी, क्रिप्स मिशन भी इसी में आया था, ठीक है, ये याद रखना है आपको। हो गया 1930 याद हो गया। 1970 इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाओ, हाँ 17। 1970 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसमें चंपारण मूवमेंट हुआ था। गांधी जी ने अपना इंडिया में, जैसे गांधी जी आते हैं इंडिया 1915 में, और फिर आके 16 में बनाते हैं अपना साबरमती आश्रम, और 17 में वो चंपारण मूवमेंट करते हैं। चंपारण, चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट करते हैं। कहाँ पे जी? तो ये बिहार में करते हैं। कहाँ पे? ये बिहार में जाके वहां पर चंपारण मूवमेंट करते हैं, ठीक है, बस इतना याद रख लो। 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब से कब तक चला था? 1920 से लेके 1922 तक। और 1922 में क्यों इसको विड्रॉ कर लिया गया था गांधी जी के द्वारा? क्योंकि देख रहे हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने बोल दिया गया था किसी तरीके का हमें हिंसा नहीं चाहिए। लेकिन 1922 में चौरी चौरा जो इंसिडेंट होता है, चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, तो चौरी चौरा में क्या हुआ था? पूरे का पूरा पुलिस चौकी को, जो ब्रिटिश का पुलिस चौकी था, वो जला दिया गया था, और काफी सारे ब्रिटिशर्स पुलिस ऑफिसर मारे गए थे, ठीक है। और वो मोमेंट देख के गांधी जी नाराज होते हैं, और गांधी जी यहाँ पर वो बंद कर लेते हैं, ठीक है, विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। तो दीज आर द रिलेवेंट पॉइंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, फ्रॉम दिस क्वेश्चन। चलो अब आगे आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? सर ने तो पहले बता दिया है, दयानंद सरस्वती है ऑप्शन। और फिर से बता देता हूं किस ईयर में? 1875 में। कहां से? बॉम्बे से। इस तरीके से आपको एकदम रट जाना है, ठीक है। राधाकांत धर्म समाज, सर ने पहले बताया है, धर्म समाज, ठीक है। चलो अब आते हैं, देखो गोपाल कृष्ण गोखले भी बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि पर्सन है गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसलिए क्योंकि जब 1907 में, जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था, 1907 में सूरत स्प्लिट, कांग्रेस का जब डिवीजन हुआ था दो पार्ट में, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक हमारा मॉडरेट। तो जो मॉडरेट के जो लीडर होते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, बस इतना याद रख लो। बाकी आगे चलते हैं, जल्दी से हर कुछ यहाँ बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। द टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी, बस इतना याद रख लो। टॉम्ब जो था सिकंदर लोधी का, सिकंदर लोधी शेर, तब सिकंदर लोधी, तो ये सिकंदर लोधी बेसिकली रूलर था लोधी डायनेस्टी का, ठीक है, लोधी डायनेस्टी का रूलर था। और इसका जो सिकंदर लोधी बेसिकली बहुत चीज़ें किया था। आगरा का जो फाउंड किया था इसी ने किया था।
1504 में, और 1506 ने इसने अपना कैपिटल भी बनाया था आगरा को, ठीक है। और इसका जो टॉम्ब है न्यू दिल्ली में है। बस इतना याद रख लो फिलहाल, ठीक है। चलो, हु अमॉन्ग द, देखो 2020 का क्वेश्चन है एमयू बीएलबी का, एमयू बीएलबी का 2020 का क्वेश्चन है और 22 नंबर है। अब देखो रीड करो थोड़ा सा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिल्ड पुराना किला। देखो अब यहाँ से नाम से कंफ्यूज बहुत बच्चे हो जाते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए पुराना किला किसने बनाया था या फिर ओल्ड फोर्ट किसने बनाया था, मैं एक बार लिख देता हूँ। पुराना किला पूछे एग्जाम में, या फिर ओल्ड फोर्ट पूछे, या फिर किलाए कुहाना पूछे। किलाए कुहाना, ये सारा बनाया था किसने जी? शेरशाह सूरी। राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। हमेशा आप जानोगे शेरशाह सूरी, ठीक है। चलो, और जैसे शेरशाह सूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और दिया था, इसके बारे में और देख लो। सड़के आजम, सड़के आजम, सड़के आजम, सड़के आजम किसको बोलते हैं? या जीटी रोड। सड़के आजम को ही क्या कहते हैं? जीटी रोड, ठीक है। और ये रुपया का भी फाउंड इसी ने किया था, रुपया, ठीक है। पी या रुपया बोल दो, ठीक है। ये सारा कुछ शेरशाह सूरी ने दिया था। और शेरशाह सूरी और हुमायूं का 2 बैटल भी हुआ था, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम। मैं पढ़ाता हूँ बैच में, अभी रहने दो, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अगेन सफल बैच 1.0, योर गेटवे टू जामिया एंड एमयू बीएलबी, योर गेटवे टू जामिया एंड एमयू बीएलबी। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो हमारा सफल बैच 1.0 है, सफल बैच 1.0 बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट बैच है हर वो स्टूडेंट के लिए जो का सपना है, जिसका ड्रीम है जामिया आना, जिसका ड्रीम है एमयू आना, या फिर किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और इसका जो अभी रमजान स्पेशल के मुबारक पे बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। 11,999 के बाद डिस्काउंट दिया गया है और उसके बाद 4,999 प्राइस रखा गया है। और उस पर भी अगर मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, जो पहले 30 स्टूडेंट होंगे तो मेरा कोड मिलेगा, जो भी पहले 30 स्टूडेंट होंगे जो खरीदेंगे अल्ताफ 500, अगर कोड मेरा इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा 500 का, जिससे जो प्राइस हो जाएगा उससे और कम हो जाएगा। यहाँ पर ऐड कर लेना, 4,499 हो जाएगा। और इस बैच को अगर आपको अवेल करना है सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है, बाय द स्कैनिंग। ऑलरेडी मैंने बता दिया, इस बैच को आप स्कैन कर सकते हो डायरेक्टली और ज्वाइन हो सकते हो जल्द से जल्द। और इतना सारी चीज़ें जो फैसिलिटी बेनिफिट मिलेंगे, इसके अलावा भी और बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। हमारे एहतसाम का फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट दिस, एक सेकेंड, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले बता दिया बैच के बारे में, कैसे ज्वाइन करना है नहीं करना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके को क्वायरीज है आपके पास, कोई भी डाउट्स हो रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो विजिट कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। आपको दिख रहा है 8881087182। अब इस नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके आप अपनी क्वायरीज को रख सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.ehtasamlaw.com। अब देखो इसमें फायदा क्या है आपको, अगर आप, सबसे पहले चीज बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आपको जरूरत है इस पीडीएफ को, जो मैं पढ़ा रहा हूं आज का जो लेक्चर है हमारा, इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डायरेक्टली यू कैन विजिट दिस वेबसाइट www.ehtasamlaw.com। और वहां पे आपको काफी सारे फ्री मटेरियल्स भी मिलेंगे और ये पीडीएफ आप वहीं से विजिट करके साइट पे विजिट करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप मेरा बैच को ज्वाइन कर रहे हो और मेरा कोड लगा रहे हो, पहले फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए ऑफर है ओनली। मेरा जो कोड है सिर्फ वैलिड होगा ओनली फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट, ठीक है। उन्हीं को ये ऑफ मिलेगा 4,999 में एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं। हो सकता है वो खुद प्रिपरेशन कर रहे होंगे या हो सकता है कहीं और से, और वो सिर्फ हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज सेपरेटली और कॉम्बो। जामिया एमयू का सेपरेट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर जिसको दोनों लेना है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, कॉम्बो ऑफर है जामिया एमयू का, जिसमें आपको 45 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। 45 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट
और सेक्शनल 100+ सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और क्विजेस दिया जाएगा, आपको कराया जाएगा क्विजेस, डेली बेसिस पे क्विजेस कराया जाएगा डेली बेसिस पे, जिस पे आप अपना परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस पे और अपना इंप्रूव कर सकते हैं। और आपको मटेरियल्स दिया जाएगा, प्रैक्टिस शीट, देखो क्या लिखा हुआ है, डिटेल मॉक टेस्ट और इसका जो है एनालाइज भी, जो भी आप मॉक दोगे उसका एनालिसिस भी मिलेगा। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज है हमारे टेस्ट सीरीज के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो सारी फैसिलिटीज यहाँ भी है एमयू और जामिया में। ठीक है, बस प्राइस यहाँ देख सकते हो 2499 में अभी आपका बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है 50% का 2499 में, और हमारा एमयू का 1999 में आप अवेल कर सकते हो। और इसके बाद भी जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आप मेरा फर्स्ट 30 स्टूडेंट, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो अल्ताफ 500, अल्ताफ 500 जैसा कि लिखा हुआ है, आप एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट ले सकते हो और फाइनल प्राइस आपका जो हो जाएगा 1999 ओनली। एंड दिस इज द बेस्ट ऑफर फॉर यू एंड ओनली ऑन द ओकेजन ऑफ रमजान। ठीक है, अब सर कैसे ज्वाइन करना है, तो सबके बैच के लिए हर एक टेस्ट सीरीज के लिए सेपरेट स्कैनर दिया हुआ है, इसको स्कैन कर लो। ठीक है, जामिया का चाहिए, एमयू का चाहिए, या फिर अगर दोनों चाहिए तो कॉम्बो वाला जो है स्कैनर है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर, आपको ऊपर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली बैच के बारे में आप इंफॉर्मेशन फर्दर ले सकते हो। ठीक है, चलो तो अगेन मैंने जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रमजान के मुबारक पे आपको ये जो बैच है 11,000 जो ओरिजिनल प्राइस था 11,999 तो डिस्काउंटेड प्राइस में भी दिया जा रहा है 4,999 एंड आफ्टर डिस्काउंटेड इफ यू कैन यूज माय कोड उसमें 500 का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको 4,499 ओनली प्राइस फाइनल प्राइस पड़ जाएगा। नाउ अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई अपडेट चाहिए हमारे एहतसाम का, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारी वीडियोस होते हैं या फिर हमारा किसी भी तरीके कोई नोटिस निकलता है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो हम अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में अब सबसे पहले अपना इसमें सेंड कर देते हैं, जिसमें आपको अपडेट मिल जाएगा सबसे पहले। तो आप इस स्कैनर को ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उस टेलीग्राम ग्रुप को डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप हमारे इस जो मैंने पढ़ाया, आज का जो सेशन मैंने पढ़ाया, अगर आप उसमें अपना प्रैक्टिस करना चाहते हो कि मैं देखूं कि प्रैक्टिस करके मुझे कितना आता है नहीं आता है, तो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दिस सेशन डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे इस ऐप को बाय द स्कैनिंग दिस कोड। ठीक है, इस कोड को स्कैन करके हमारे एहतसाम लॉ के ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे जाओ, रजिस्टर करो, खुद को रजिस्टर योरसेल्फ। ठीक है, रजिस्टर करो और वहां पे आप डायरेक्टली आज का जो सेशन है या आने वाले हर सेशन को आप डायरेक्टली वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मैंने दो चीज बताया, फॉर प्रैक्टिस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, और अगर पीडीएफ सिर्फ चाहिए तो आपको एहतसाम लॉ के साइट पे जाना पड़ेगा, जो कि www.ehtasamlaw.com है। ठीक है, चलो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ये बहुत बार बता चुका है मैंने आपको, ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी चलता है, देख सकते हो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट। तो आइए अब मैं बात करता हूं अपने अचीवमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया सफल 1.0 जो बैच, तो उसी तरीके से हमारा जो प्रीवियस बैच था तो उसके बारे में कुछ अचीवमेंट्स मैं बताना चाहता हूँ आप लोग से मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ अपने जो प्रीवियस अचीवमेंट्स जो हमारे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे पीछे देख पा रहे हो, ये जो है हमारी सुम्बुल अजीज रैंक 1 इन मुस्लिम कैटेगरी जामिया में इनका रैंक 1 आया था मुस्लिम कैटेगरी में, ये हमारे प्रीवियस बैच की ही थी। ठीक है, और ये जामिया में रैंक 1 लाई है मुस्लिम कैटेगरी में। और इसी तरीके से आप देख सकते हो मोहम्मद आवेश का एमयू में रैंक 2 आया। ठीक है, एमयू बीएलबी में रैंक 2 आया है इन मुस्लिम कैटेगरी में। इसी तरीके से एक और मैं बताना चाह रहा हूं कि मोर देन 17+ सिलेक्शन इन जामिया बीएलबी ओनली। अगर मैं सिर्फ बात करूं जामिया बीएलबी के बारे में तो 17 से ज्यादा सिलेक्शन प्रीवियस बैच से 2025 में 17 से ज्यादा सिलेक्शन सिर्फ जामिया बीएलबी में हुआ है। और एमयू बीएलबी की बात करूं तो 19+ सिलेक्शन सिर्फ एमयू बीएलबी में हुआ है। और यही नहीं, अगर मैं बात करूं जामिया के अदर कोर्सेज की तो वहां भी 10 स्टूडेंट से ज्यादा 10+ स्टूडेंट का सिलेक्शन अदर कोर्सेज में लाइक बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल साइंस में भी हुआ है। और
एमयू में अगर अब मैं बता दूं तो वहां पर 3 सेंटर है, तो मैं सिर्फ मेन सेंटर के बारे में बात करा कि 19 प्लस सिलेक्शन सिर्फ मेन सेंटर में हुआ है, और जो मल्लमपुरम और मुर्शिदाबाद जो सेंटर है वहां भी 12 प्लस सिलेक्शन, 12 से ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन अदर सेंटर्स में हुआ है, ठीक है, बीएलबी सेंटर में। तो दीज आर दी रिजल्ट ऑफ आवर प्रीवियस बैच, ठीक है। अब आ जाओ, तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये रैंक है सारा खान का 14 रैंक, इसे डिटेल में देख सकते हो। 12 प्लस सिलेक्शन जिसके मैंने बताया, जामिया के अदर कोर्सेज में 12 से भी ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, और 10 से ज़्यादा सिलेक्शन आपका जो एमयू के अदर सेंटर है वहाँ भी आपका सिलेक्शन हुआ है। एमयू बीएलबी में जो अदर सेंटर्स हैं लाइक मल्लमपुरम और मुर्शिदाबाद, वहाँ भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि जब मेन सेंटर में 19 प्लस सिलेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है अदर सेंटर में तो होगा ही, ठीक है। तो अब आ जाओ आगे। तो अब इसी के साथ हम अपना ये जो आज का सेशन है खत्म करते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको मेरा ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सच में ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस सेशन को लाइक करो, ठीक है। और आने वाले जो भी हमारा जो जैसे कि मैंने बताया, हम डेली जीएस का डेली इस सीरीज को 2 PM पर, ठीक है 2 PM पर मैं डेली ये सेशन लेकर आऊँगा, और इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे इसलिए आप बेल आइकन ऑन कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को, क्योंकि आने वाले अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हम जो लेके आने वाले हैं। और इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी, अपने जो अलग अलग फैकल्टी है लाइक बात करूँ पॉलिटी के, या फिर इंग्लिश के, या फिर बात करें हम लीगल एप्टीट्यूड का जिसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है हमारे जामिया में, तो हर एक का सीरीज आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि मिस नहीं होगा अब जो भी सेशन है। और इसी के साथ अब अलविदा लेता हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट भी करना कैसा लगा, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चलो फिर मिलते हैं। हम जो हमारा था हिस्ट्री का पार्ट 1 था, मिलते हैं हिस्ट्री के पार्ट 2 के साथ, ठीक है, नेक्स्ट डे। चलो थैंक यू सो मच।